तुम्हारे ख्याल में ये मुखबरी कौन कर सकता है? आर्थर ने मुझसे पूछा। मैंने कहा, ये मालूम करना मेरा काम नहीं है, ताहम वो शख्स जो भी है हम में से ही है, या फिर इराक का कोई एजेंट या तो हमारे दरमियान मौजूद है या फिर हमसे या हमारे किसी आदमी से इतना करीब है कि उस तक सारी इत्तलात पहुंच जाती हैं और वो इराकी हुक्काम को उनसे मुत्तला कर देता है। आर्थर ने कहा, इस मामले पर सोचना पड़ेगा। उसके लहजे में तशवीश थी। बोला, लेकिन मैं 10 साल से यहाँ हूँ। इस दौरान बहुत से एजेंट आए और गए, कभी कोई पकड़ा नहीं गया। ये पहला वाकया है। मैंने कहा, इससे मेरे नजरिए को तकवीयत मिलती है। ये बात नहीं मानी जा सकती कि यहाँ की मिलिट्री इंटेलिजेंस अचानक इतनी फाल हो गई हो। उनकी इस कारकर्दगी के अकब में मुखबरी का ताकतवर मुहर्रक जरूर मौजूद है। आर्थर ने कहा, यह कैसे तय होगा कि वो मुखबर यहाँ मौजूद है या इसराइल में है? मैंने कहा, यह तय करने के लिए तुम्हें मेरे चंद सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। वो बोला, पूछो। मैंने कहा, जब हम गिरफ्तार हुए उस वक्त और उस वक्त से लेकर आज तक हम दोनों के अलावा यहाँ और कितने एजेंट थे या हैं? आर्थर बोला, बसरा में तुम दोनों के अलावा और कोई एजेंट नहीं था और ना अब तक किसी और को भेजा गया। मैंने सर हिलाया, कहा, ठीक है। बसरा के अलावा इराक के और शहरों में भी तो हमारे एजेंट सरगर्म अमल होंगे? आर्थर ने जवाब दिया, हाँ, कई शहरों में हमारे एजेंट मौजूद हैं। मैंने पूछा, उनमें गिरफ्तार होने वालों का तनासुब क्या है? अपने सवाल का जवाब मैंने आर्थर के चेहरे पर पढ़ लिया। आर्थर ने परेशानी से कहा, गुज़श्ता 10 बरसों के दौरान इराक में हमारे 6 एजेंट पकड़े गए, उनमें से 2 तुम हो। मैंने फातिहाना अंदाज में कहा, इसका मतलब हुआ कि जो शख्स भी मुखबर है वो बसरा में ही मौजूद है। अगर इसराइल में होता तो इराक में मौजूद हमारे तमाम एजेंट खतरे में पड़ जाते। मेरा मकसद आर्थर को परेशान करना था, जिसमें मैं कामयाब रहा था। आर्थर कुर्सी से उठकर टहलने लगा। साफ जाहिर था कि अगर बसरे में कोई शख्स मुखबर है तो ज्यादा इम्कान यही था कि वो आर्थर के आदमियों में से ही कोई हो सकता है, और अगर ऐसा था तो इसकी तमाम तर जिम्मेदारी आर्थर पर आयद होती। मैंने अपने सफेद कोट के बटन खोले तो दफतन आर्थर की निगाह उन पट्टियों पर पड़ गई जो मेरे जिस्म पर बंधी हुई थी। बोला, ओह, तुम जख्मी हो? सबसे पहले तो तुम्हारी ड्रेसिंग करने की जरूरत है। मैं सन्नाटे में आ गया। भला मैं ड्रेसिंग कैसे करवा सकता था? मैं कोई जख्मी तो था नहीं। अगर मैं ड्रेसिंग करवाने जाता तो पोल खुल जाता। मेरा जहन इस मुश्किल सूरत हाल से निकलने के लिए बहुत तेजी से काम करने लगा। ख्यालात बहुत तेजी से मेरे जहन से गुजर रहे थे, मगर ये वक्त ऐसा नहीं था कि मैं ज्यादा सोच विचार करता। मुझे कुछ न कुछ कहना था और जल्दी कहना था, वरना मुझे ड्रेसिंग करने के लिए ले जाया जाता। मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि इस कदर जल्द मुझे ऐसे किसी इम्तिहान से गुजरना पड़ जाएगा। ये तो तयशुदा बात थी कि मुझे ऐसी किसी सूरत हाल से लाजिमन 2-4 होना था, मगर मैंने सोचा भी नहीं था कि वो वक्त बिल्कुल इब्तिदा में आ सकता है। मेरे मुंह से ये अल्फाज बेख्तियारी के आलम में निकले थे। टॉर्मेंडो की फिक्र करो, मेरे जख्म तो किसी हद तक मुंतमिल भी हो चुके हैं, लेकिन इसे फौरी तवज्जो की जरूरत है। आर्थर की निगाह का जाविया तब्दील हो गया। उसने टॉर्मेंडो से कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चलो जल्दी से उठो। और इंटरकॉम पर उसने अपनी सेक्रेटरी को तलब करके टॉर्मेंडो की बैंडेज करवाने को कहा। सेक्रेटरी उसे लेकर कैबिन से बाहर चली गई और आर्थर मेरी तरफ मुतवज्जे हो गया। उसने मुतफक्किराना लहजे में कहा, तुमने मुझे तशवीश में मुब्तला कर दिया है। आखिर वो कौन शख्स हो सकता है जो मुखबरी कर रहा है? मैंने कहा, अपने आदमियों को चेक करो आर्थर, मुखबर कहीं आसमान से तो नहीं टपकते। मेरे लहजे में खफीफ सा तंज था जिसे शायद उसने नजरअंदाज कर दिया। मुमकिन है महसूस ही न किया हो। बोला, मुझे अपने लोगों पर मुकम्मल एतमाद है। कोई एक भी ऐसा नहीं है जिस पर सहूनी मफादात से गद्दारी का शुबा भी किया जा सके। मैंने बेपरवाही से कहा, तुम जानो, हम दोनों की बैक वक्त गिरफ्तार होने पर हेडक्वार्टर तुमसे बासपुर्स करेगा। वो बोला, मेरी परेशानी की असल वजह यही है। वैसे भी इस वक्त इसराइल में तहलका मचा हुआ है। मैंने चौंक कर कहा, क्यों? इसराइल पर ऐसी कौन सी उफ्ताद आन पड़ी? आर्थर बोला, तुम्हें नहीं मालूम होगा, इसलिए कि जब ये सानेहा हुआ उस वक्त तुम इराक में थे। LL के 2 कॉनकोर्ड तैयारे अगवा हो गए। मैंने अपने लहजे में तहय्युर पैदा करते हुए कहा, क्या कह रहे हो? हमारी सिक्योरिटी बहुत मजबूत है। वो बोला, हमारा ये गुमान चिकनाचूर हो चुका है। दोनों तैयारों के लिए गैर मामूली हिफाजती इंतजामात किए गए थे, मगर इसके बावजूद उन्हें निहायत कामयाबी से अगवा कर लिया गया। मैं बड़बड़ाया, यकीन नहीं आता। ताहम अगर ये हो चुका है तो मुस्तकबिल के लिए हमें बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। आर्थर बोला, हाई कमान सोच रही है। फलस्तीनी गोरीले बहुत मुनज़्ज़म हो चुके हैं, हमारी तवक्कुआत से भी ज्यादा। दोनों जहाजों में से एक को तो उन्होंने फजा में ही तबाह कर दिया और दूसरे का कोई सुराग नहीं मिल सका। हालांकि उसकी तलाश के लिए हमने अमेरिका के मसनूई सैयारे तक की मदद ली थी। अब हम ये फर्ज करने पर मजबूर हो गए हैं कि उन्होंने दूसरा कॉनकोर्ड भी तबाह कर दिया होगा, वरना उसको कोई सुराग तो जरूर मिलता। मेरा दिल खुशी से झूम उठा।
मेरे सामने बैठा हुआ नफरत अंगेज यहूदी अपनी शिकस्त का एतराफ कर रहा था। मैंने तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन के मतवालों के साथ मिलकर न सिर्फ यहूदियों बल्कि उनके सरपरस्त आला अमरीका को भी शिकस्त फाश दी थी। अपनी तमाम तर तरक्की और जदीद तरीन वसाइल बरुए कार लाने के बावजूद दुनिया की सबसे बड़ी हुकूमत एक बेसरो सामान तंजीम के मुकाबले में हार गई थी। उनकी इस शिकस्त में सऊदी अरब का भी नुमाया हिस्सा था। हुकूमत इराक की दरखास्त पर उन्होंने उन तैयारों का जिक्र किसी से नहीं किया था जो उनकी फजाई हुदूद से गुजर कर इराक की तरफ गए थे। हम एवाक्स तैयारों की जद से तो नहीं बच सकते थे, मगर इस्लामी यकजहती सुरखरू होकर उभरी थी और यहूदी दुनिया झक मार कर रह गई थी। आर्थर मुझे तैयारों के अगवा की तफसीलात बता रहा था, मगर मैं उसकी बातें तवज्जो से नहीं सुन रहा था, इसलिए कि मैं उन तमाम बातों से पहले ही वाकिफ था। इस दौरान टॉर्मेंडो वापस आ गया और आर्थर ने उसे भी इन तफसीलात से आगाह किया जो वो पहले ही मेरे गोश गुजार कर चुका था। आर्थर की सेक्रेटरी ने कहा, सर, मिस्टर नॉर्मन शलोफ की बैंडेज अभी होना बाकी है। आर्थर चौंक कर बोला, हाँ जाओ, तुम भी बैंडेज तब्दील करवा लो। मुझे बातों के दौरान ख्याल ही नहीं रहा। मैं एक बार फिर मखमसे में फंस गया। उस वक्त ऐसी पोजीशन नहीं थी कि मैं किसी डॉक्टर का सामना कर पाता। दूसरी तरफ आर्थर और उसकी सेक्रेटरी मुझे मुतवक्के निगाहों से देख रहे थे। वो मेरे उठने के मुंतजिर थे, मगर मैं न तो उठने के मूड में था और न उसका मुतहम्मिल हो सकता था। वजह यही थी कि मैं जख्मी नहीं था और मरहम पट्टी के दौरान पोल खुलना लाजमी था। मैंने कहा, मरहम पट्टी से ज्यादा मुझे ये फिक्र खाई जा रही है कि हम इराक से किस तरह निकलेंगे। आर्थर संजीदगी से बोला, ये सोचना मेरा काम है, तुम सिर्फ वो करो जो तुम्हारा काम है। मैंने सर हिलाया, कहा, ठीक है, मगर मैं अपनी सलामती की फिक्र सबसे पहले करता हूँ। आर्थर ने हैरत से कहा, तुम्हारी सलामती को क्या खतरा लाहक है? इराकी इंटेलिजेंस को जुल देकर निकल आने के बाद अब तुम बिल्कुल महफूज हो। मैंने तंजिया लहजे में कहा, इससे भी ज्यादा महफूज हम उस वक्त थे जब अपने मिशन पर इराक आए थे, लेकिन अंजाम क्या हुआ? आर्थर ने मुस्तरबाना अंदाज में पहलू बदला और अपनी सेक्रेटरी को जाने का इशारा किया। मैंने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। सेक्रेटरी के जाने के बाद उसने कहा, देखो, अब जो भी सूरत हाल है इससे हमें मिलकर ही निकलना है। मैंने कहा, मुझे इन बातों से कोई गरज नहीं है, अपने मसाइल से तुम खुद निपटो। मुझे तो सिर्फ इस बात से गरज है कि हाई कमान मेरे लिए क्या हिदायत जारी करती है। वो बोला, मैं उन्हें मुत्तला कर दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे घर जाना होगा। यहाँ तो ऐसा कोई इंतजाम नहीं है। इस दौरान तुम मरहम पट्टी करवा लो। मैंने कहा, मेरे जख्म मुंतमिल हो चुके हैं मिस्टर आर्थर। अगर ऐसा ना होता तो हमें डिस्चार्ज करने का फैसला ना किया जाता। टॉर्मेंटो के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मुझे अब मजीद बैंडेज की जरूरत महसूस नहीं होती। हाँ, एक मसला जरूर हो गया है, मैंने सोच में डूबने की अदाकारी करते हुए कहा। तशद्दुद के दौरान मेरे सर पर चोट आई थी। उसके बाद से किसी किसी वक्त मेरा सर चकराने लगता है। शायद मेरी यादाश्त भी मुतासिर हो गई है। आर्थर बोला, ये तो बहुत खतरनाक अलामत है। खासतौर पर एक फील्ड एजेंट को तो हर एतबार से फिट होना चाहिए। मैं तलखी से मुस्कुराया, कहा, फील्ड एजेंट की जिंदगी ही कितनी होती है और जिस कदर होती है उसका भी ज्यादा भरोसा नहीं होता। किसी भी लम्हे जिंदगी का चिराग गुल हो सकता है। आर्थर ने इंटरकॉम पर अपनी सेक्रेटरी को तलब किया और एक पर्चे पर कुछ लिखकर उसकी तरफ बढ़ाया। सेक्रेटरी ने पर्चे पर नजर डाली और अस्बात में सर हिलाकर बाहर निकल गई। आर्थर ने कहा, मैंने तुम लोगों के लिए रेडीमेड लिबास मंगवाया है। कपड़े आने तक तुम दोनों अपने हुलियों में थोड़ी बहुत तब्दीली कर लो ताकि एक नजर में तुम्हें शनाख्त न किया जा सके। आर्थर हमें मुल्हिका कैबिन में ले गया, जहां हल्के फुल्के मेकअप के लिए जरूरी सामान मौजूद था। मैंने और टॉर्मेंडो ने 15 मिनट के अंदर अंदर अपना काम मुकम्मल किया। अब हमें आसानी से शनाख्त नहीं किया जा सकता था। आधे घंटे के बाद हमारे लिए रेडीमेड लिबास और जूते वगैरह भी आ गए और हम कपड़े तब्दील करके चलने के लिए तैयार हो गए। आर्थर ने कहा, अंदेशा यह है कि इस वक्त बसरे की सड़कों पर तुम लोगों की तलाश में जगह जगह चेकिंग हो रही होगी, इसलिए मैंने फैसला किया है कि तुम्हारे लिए बंदरगाह के ही इलाके में वाक़े एक नजदीकी होटल में कमरे बुक करवा दूं ताकि चेकिंग खत्म होने तक तुम दोनों वहां वक्त गुजार सको। मैंने कहा, हमारी तलाश जरूर हो रही होगी आर्थर, लेकिन सबसे पहले उन्होंने बसरा से बाहर जाने वाले तमाम रास्तों की नाकाबंदी की होगी। बसरे में तो हजारों की तादाद में गैर मुल्की होंगे, वो किस किस को रोक कर चेक करेंगे। आर्थर बोला, इत्मीनान कर लेने में क्या हर्ज है। अगर बाद में बसरे की सड़कें महफूज साबित हुई तो मैं तुम लोगों को होटल से अपने घर मुंतकिल कर दूंगा। मैंने कहा, मैं तुमसे इत्तेफाक नहीं करता मिस्टर आर्थर। मुमकिन है अब तक तमाम होटलों को हिदायत जारी की जा चुकी हों और हर नए कयाम करने वाले को चेक कर लिया जाए। आर्थर ने तशवीश से कहा, यह मुश्किल तो है और ये भी मुश्किल है कि मैं तुम्हें अपनी गाड़ी में ले जाऊं। अगर चेकिंग हो गई तो तुम्हारे साथ मैं भी जाऊंगा। मैंने कहा, इसका हल ये है कि तुम अपनी गाड़ी से जाओ, हम दोनों अलग अलग टैक्सियों से आते हैं।
हमारे हुलिये इस हद तक तो तब्दील हो चुके हैं कि हमें आसानी से नहीं पहचाना जा सकेगा। कपड़ों से भी हम मशकूक नजर नहीं आते। मसला अगर है तो करेंसी का, जो हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। आर्थर ने उसी वक्त कैशियर को बुलाकर खासी मिकदार में मकामी करेंसी हमारे हवाले कर दी और हम तीनों आगे पीछे वहां से रवाना हो गए। आर्थर ने इस मामले में खासी राजदारी बरती थी और अपने स्टाफ के किसी आदमी को भी ये हवा न लगने दी थी कि वो हमें अपने घर ले जा रहा है। मैं अपने मकसद में कामयाब रहा था। वो अपने स्टाफ की तरफ से शुकुक व शुबहात का शिकार हो गया था। बसरा की सड़कों पर ट्रैफिक रवां दवां था। रातों को यहाँ ब्लैकआउट हुआ करता था, मगर दिन के वक्त कतई मालूम नहीं होता था कि इराकी कौम हालत जंग से गुजर रही है, और जंग भी कैसी जो गुज़श्ता कई साल से जारी थी और जिसके खत्म होने के बज़ाहिर किसी किस्म के इम्कानात नजर नहीं आते थे। मैंने एक टैक्सी रोकी और ड्राइवर को उस इलाके का नाम बताकर टैक्सी में बैठ गया जहां आर्थर की रिहाइश थी। आर्थर सबसे पहले रवाना हुआ था। मुझे उसकी रवानगी के कोई 15 मिनट के बाद टैक्सी मिली थी। मैं अभी रास्ते में ही था कि फजाई हमले के सायरन बजने लगे और टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी सड़क के किनारे लगाकर रोक दी। ट्रैफिक का बहता हुआ सैलाब दफतन थम गया था और लोगों ने गाड़ियों से निकलकर या तो पनाहगाहों का रुख किया था या महफूज पोजीशन इख्तियार कर ली थी। बसरे के आसमान पर तैयारा शिकन तोपों के गोलों के धुएं की लकीरें खिंच गई थीं और फजा धमाकों से मुर्तइश होने लगी थी। मुझे कोई तैयारा तो नजर नहीं आया, ताहम ये इम्कान था कि इराकी तैयारों ने ईरानी तैयारों को बसरे की फजाई हुदूद से बाहर ही रोक लिया हो। 15 मिनट तक धमाकों की गूंज से फजा लरसती रही। फिर तैयारा शिकन तोपें खामोश हो गईं और बसरे की फजा मुहीब सन्नाटे की लपेट में आ गई। उसके कोई 5 मिनट के बाद खतरा टल जाने के सायरन बजे और सड़कों पर फिर से रौनक नजर आने लगी। मेरा रुका हुआ सफर भी फिर से जारी हो गया। जिस वक्त मैं आर्थर के मुख्तसर से बंगले में दाखिल हुआ, टॉर्मेंडो उससे कबल ही वहां पहुंच चुका था। आर्थर मुझे ड्राइंग रूम में ले गया जहां टॉर्मेंडो पहले से मौजूद था। आर्थर ने मुझसे कहा, मैंने तुम दोनों से मुतल्लिक हाई कमान को मुत्तला कर दिया है और अब मुझे उनके जवाब का इंतजार है। आर्थर के हाथ में एक पेंसिल थी और मेज पर एक पैड पड़ा नजर आ रहा था। ड्राइंग रूम के गोशे में एक रेडियो भी रखा हुआ था। मैंने अंदाजा लगाया कि आर्थर को तिल अवीव से पैगाम रेडियो पर ही मौसूल होता है। उससे आगे मैं कोई अंदाजा लगाने से कासिर था, ताहम जो कुछ भी था जल्द ही सामने आने वाला था। मैंने टॉर्मेंडो से कहा, तुम यहाँ खैरियत से पहुंच गए? मेरा मतलब है रास्ते में किसी किस्म की चेकिंग से वास्ता तो नहीं पड़ा? टॉर्मेंडो ने जवाब दिया, नहीं, मेरी टैक्सी को तो कहीं भी चेक नहीं किया गया। और तुम? उसने सवालिया नजरों से मुझे देखा। मैंने कहा, मैंने तो पहले ही कह दिया था कि हमें बसरा की सड़कों पर हरगिज तलाश नहीं किया जाएगा। आर्थर ने धीरे से कहा, तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त निकला। मुझे भी कहीं कोई गैर मामूली सरगर्मी दिखाई नहीं दी। मैंने कहा, अब मैं खुद को किसी हद तक महफूज तसव्वुर कर रहा हूँ। तिल अवीव से हिदायत मौसूल हो जाएं तो फिर हम यकसुई के साथ अपने आइंदा लाहे अमल पर गौर कर सकें। पैगाम मौसूल होने में ज्यादा देर न लगी। रेडियो सेट से अजीब किस्म की आवाजें उभरी थीं और आर्थर की पेंसिल तेजी से कागज पर दौड़ने लगी। पैगाम गालिबन मोर्स कोड में था और इंतहाई मुख्तसर था। इतना मुख्तसर के महज 3 हरफी था, उन्हें वापस भेज दो। आर्थर ने पैड पर लिखे पैगाम को घूरते हुए कहा, इसके अलावा कोई और हिदायत नहीं की गई। इसका मतलब है कि अब सब कुछ मुझे ही तय करना होगा। मैंने एक तवील सांस ली, कहा, हाँ, सब कुछ तुम ही तय करोगे, मगर उससे कबल मैं नहाना चाहता हूँ। नहाए हुए एक अरसा हो गया। आर्थर बज़िद था कि नहाने से कबल मेरा तिब्बी मुआयना जरूरी है, मगर मैंने उसकी एक न सुनी। सुन भी कैसे सकता था? डॉक्टर का सामना करने की तैयारी तो मुझे बाथरूम में ही करनी थी। आखिरकार आर्थर को शिकस्त तस्लीम करनी पड़ी और चंद ही लम्हों में मैं बाथरूम में था। नहा कर निकला तो डॉक्टर को मौजूद पाया। वो एक अमरीकी यहूदी था, मगर उसने खुद को यहाँ ईसाई जाहिर कर रखा था और दरपर्दा आर्थर या दूसरे लफ्जों में इसराइल के लिए काम कर रहा था। उसने खुशमगी नजरों से मुझे घूरा, बोला, आपके बारे में जो तफसीलात मुझे मिस्टर आर्थर की ज़बानी मालूम हुई हैं, उनके पेश नजर नहाना आपके लिए सख्त मुज़िर था। मैंने कहा, मैं अपने रिस्क पर नहाया हूँ डॉक्टर। मेरे ख्याल में मेरे जख्म इस हद तक मुंतमिल हो चुके हैं कि अब किसी किस्म का नुकसान पहुंचने का अंदेशा नहीं है। उसने खुश्क लहजे में कहा, इस किस्म के फैसले आपको खुद नहीं करने चाहिए। आपकी जिंदगी मुल्क और कौम की अमानत है। कपड़े उतारिए। मैंने कमीज उतारते हुए कहा, मैं खुद भी इस बात से वाकिफ हूँ डॉक्टर, लीजिए आप अपना इत्मीनान कर लीजिए। नहाने के बाद मैंने अपनी कमर पर एक मखसूस लोशन मल लिया था जो मुझे कर्नल नुमान ने फराहम किया था और जो शुरू से ही मेरे पास मौजूद रहा था। कर्नल नुमान ने बताया था कि इसके इस्तेमाल से जिल्द की हैयत ऐसी हो जाएगी जैसे कोई चोट ठीक होने के बाद होती है। बाथरूम में नस्ब आईने में मैं उस लोशन का कमाल खुद तो देख ही चुका था, अब वही कमाल डॉक्टर के चेहरे के तासुरात के आईने में देखना चाहता था। मेरी कमर की हालत देखकर डॉक्टर के चेहरे पर जो तासुरात उभरे
उन्होंने मुझे उस हैरत अंगेज लोशन की तासीर का कायल कर दिया जिसने एक डॉक्टर को भी धोखा दे दिया था। डॉक्टर बड़बड़ाया, ठीक है, जख्म मुंतमिल हो चुके हैं, आप नहा सकते हैं, मगर आप पर बड़ी बेदर्दी से तशद्दुद किया गया है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तशद्दुद कभी रहमदिली से नहीं किया जाता। वो बोला, फिर भी कुछ तो ख्याल करना चाहिए, आदमी और जानवर में कुछ फर्क तो होना चाहिए, ये इराकी तो बिल्कुल दरिंदे हैं। मैंने कहा, हम तो अपने शिकार के साथ इससे भी ज्यादा बुरा सलूक करते हैं। उन्होंने तो फिर भी इंसानियत का मुजाहरा किया है। मेरी बात पर डॉक्टर का मुंह हैरत से खुल गया। बोला, ये आप क्या कह रहे हैं, कहीं आपकी ब्रेन वॉशिंग तो नहीं कर दी गई? टॉरमेंटो ने कहा, ये हकीकत है डॉक्टर, उन्होंने तो सिर्फ हमारी खालें ही उधेड़ने की कोशिश की है। जिसे तशद्दुद कहा जाता है वो तो हम पर किया ही नहीं गया। डॉक्टर ने कतईयत से कहा, अनफिट, कतई अनफिट, इन दोनों की ब्रेन वॉशिंग कर दी गई है। अब ये दोनों खतरनाक भी हो गए हैं, इन्हें किसी मुहिम में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आर्थर ने कहा, इस हद तक तो मैं भी इन दोनों से मुत्तफिक हूँ, और मुझे इस पर हैरत है कि इराकियों ने इतनी शराफत का मुजाहरा क्यों किया। उनसे ऐसी तवक्को तो नहीं थी, वो तो दरिंदे हैं। डॉक्टर ने थूक निकल कर कहा, क्या तुम भी इराकियों की कैद में रह चुके हो? आर्थर ने डॉक्टर को घूरा। बोला, क्या मतलब? डॉक्टर बोला, तुम भी इराकियों की तरफदारी कर रहे हो, लगता है तुम्हारी ब्रेन वॉशिंग भी की गई है। आर्थर ने नाखुशगवार लहजे में कहा, क्या फजूलियात बक रहे हो, अपने काम से काम रखो, गैर मुतल्लिक बातों में क्यों पड़ रहे हो? तुम्हें क्या मालूम तशद्दुद किस चिड़िया का नाम है? अपनी इस बेइज्जती पर डॉक्टर ने बुरा सा मुंह बनाया, मगर मजीद कुछ कहे बगैर उसने चंद दवाइयों के नाम लिखे और नुस्खा आर्थर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये दवाएं बाजार से मंगवा लेना, मैंने इस्तेमाल का तरीका लिख दिया है। डॉक्टर अपना बैग उठाकर वापस जाने की तैयारी कर ही रहा था कि मैंने उसे टोक दिया। कहा, तशद्दुद के दौरान मेरे सर पर भी चोट आई थी डॉक्टर। वो वापस जाते जाते रुक गया। बोला, सर पर चोट आना तशवीशनाक बात है, तुम क्या महसूस करते हो? मैंने कहा, मुझे यूं महसूस होता है जैसे मेरी यादाश्त मुतासिर हुई हो। कोई बात याद करने के लिए जहन पर जोर देता हूँ तो सर में दर्द महसूस होने लगता है। उसने 2-4 मजीद सवालात किए, सर का सरसरी सा मुआयना किया और टैबलेट लिख कर चला गया। उस बेचारे को क्या मालूम था कि सर में चोट आना तो कुजा, मुझ पर तो तशद्दुद तक नहीं किया गया।